जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे 54,189 करोड़ मार्केट कैप वाले माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़े एक बैंक बंधन बैंक के बारे में। बंगाल और असम के एरिया में माइक्रो फाइनेंसिंग में बंधन बैंक का एक बड़ा नाम है। तो आज हम बंधन बैंक के बारे में अपनी एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके रखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, सो दैट कि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। बंधन बैंक के आज का कारोबार जो है वो 0.64% बढ़कर 338.60 पे हमें बंद होता हुआ दिखाई देता है। बट इस शेयर ने 2 फरवरी से लेकर आज ऑलमोस्ट 2 महीने बाद तक कोई बड़ी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई है। लाइकवाइज अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर भी 2 फरवरी का टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पीरियड से लेकर आज तक आपको कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। तो ऑलमोस्ट ये निफ्टी के साथ चलता हुआ ही हमें नजर आ रहा है। अगर हम पीछे 2 महीने में इसकी मूवमेंट और निफ्टी की मूवमेंट को ट्रैक करें तो बंधन बैंक के अंदर आप लोगों को 2 महीने के अंदर कोई भी बड़ी मूवमेंट आती हुई देखने को नहीं मिली। अब आने वाले टाइम में बंधन बैंक जो है वो किस तरह का मूव करने वाला है, इसको हम लोग फंडामेंटली और टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। और बाकी एनालिस्ट जो हैं, बड़ी ब्रोकरेज फर्म जो है वो इसके किस तरह के टारगेट दे रही है, आने वाले टाइम में हम लोगों को इस शेयर्स को लेके क्या सावधानियां बरतनी है, क्या स्टॉप लेवल के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और क्या रेजिस्टेंस लेवल ये शेयर फेस कर सकता है, उन हर इम्पॉर्टेंट लेवल पर हम लोग अभी इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो बीच बीच में एक दूसरे से लिंक होती है और माइट भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो वीडियो में मिस कर जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो 54,189 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। करंट प्राइस 336। एक बार करंट प्राइस हम लोग यहाँ देख लेते हैं 338, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सेट के ऊपर। 52 वीक हाई जो है वो 431 का है और 52 वीक लो 164 रुपीज है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडस्ट्री का पी जो है बैंकिंग इंडस्ट्री का वो 23.9 है और करंटली ये 20.7 के पी के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब करंटली जो इसका पी है वो इसको इस समय इन्वेस्टमेंट रेडी पोजीशन में आप लोगों को दिखा रहा है कि यहाँ पे आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पी से नीचे काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। शानदार आरओई 22.9 का, जो अनदर अट्रैक्टिव बनाता है इस बैंक को इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को 22.9% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12% है। डेट जो है बैंक के ऊपर वो 73,461 का है। ये डिविडेंड यील्ड जो है वो 0 का है, यानी डिविडेंड पे नहीं करते हैं और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है। यानी आने वाले टाइम में आप लोगों को बोनस या स्प्लिट देखने की चांसेस जो है वो बनती है। प्रमोटर की होल्डिंग 40% है। और अब हम लोग आगे बढ़ के इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। ईयर ऑन ईयर बात करें तो टॉप लाइन बैंकिंग स्टॉक को देखने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर नॉर्मल सेल या एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जो रेवेन्यू है बेसिकली जो कस्टमर्स को लोन देते हैं बैंक्स और वहाँ से जो इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं वो इनकी इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम। और जो कस्टमर्स बैंक में एफडी करवाते हैं या सेविंग्स करते हैं और बैंक उनको पैसा रिटर्न देती है, वो बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो बैंकिंग स्टॉक को पढ़ने का ये तरीका है। और इसके बाद जो एक्सपेंस पोर्शन आपको नजर आ रहा है, उस एक्सपेंस पोर्शन में स्टाफ की सैलरी, प्रोविजंस और अदर ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 19 में 2718 करोड़ का रेवेन्यू था, इंटरेस्ट रेवेन्यू, और उसको कंपेयर करें दिसंबर 2020 से तो दिसंबर में 3308
करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ था, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखें तो रेवेन्यू इनकम जो है वो इनकी कंटिन्यूअस आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। मार्च 18 से ही इस बैंक की जो रेवेन्यू इनकम है वो आपको ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, यानी बैंक जो है वो राइट ऑन ट्रैक है, बिल्कुल करेक्ट दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ही बैंक का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी बैंक जो इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को पे करता है, बैंक उसमें भी कंटिन्यूअस आप लोगों को इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इसका एक और एस्पेक्ट भी देखा जाता है कि अगर बैंक अपने कस्टमर्स को अच्छे लेवल पर इंटरेस्ट पे करता है तो इट मींस कि बैंक का कासा रेशियो जो है वो इम्प्रूव होता हुआ आपको दिखाई देता है, क्योंकि बैंक अगर अच्छा इंटरेस्ट पे करेगा तो डेफिनेटली सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट्स जो है वो बैंक में बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसी से रिलेटेड क्रिसिल ने बंधन बैंक की रेटिंग जो है वो इंक्रीज कर दी है AA+। अब हम बात करते हैं कि बैंक के एक्सपेंसेस किस तरह के हैं, तो आप लोगों को यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि बंधन बैंक ने लास्ट क्वार्टर में जो आपको फिनेंसिंग प्रॉफिट है वो कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है जो माइट भी आप लोगों को शायद पहले किसी ने नहीं बताया हो, या मैंने आप लोगों को डेफिनेटली वीडियोस में लास्ट वीडियोस में बताया था, आप लोगों ने शायद वो वीडियो ना भी देखे हो तो मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे आप एक्सपेंस पोर्शन में 1072 करोड़ के कंपैरिजन में 1780 का एक्सपेंसेस देख रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस क्यों इंक्रीज हुए हैं? रीजन बीइंग कि बैंक ने अपने प्रोविजंस जो है वो इंक्रीज किए हैं। बढ़ती हुई इंटरेस्ट इनकम के साथ अगर आप अपने प्रोविजंस को भी इंक्रीज कर लेते हैं तो ये आपके आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स को सिक्योर और सेव करने का काम करता है। अगर वो प्रोविजंस जो है वो बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी वो पैसा जो है वो डूबता नहीं है, तो वो बाद में वो पैसा जो है वो आपकी इनकम में ऐड होता हुआ दिखाई देता है। तो हेल्दी प्रोविजनिंग करना या बड़े प्रोविजनिंग करने की वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दी। 193 करोड़ जो मार्च में इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो बढ़कर 851 करोड़ का सितंबर में हमें दिखाई दिया। देन सडनली वहां से 292 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन किया। दैट ओनली बिकॉज कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी उसमें जो लोन दिए गए थे उसके अगेंस्ट में वो प्रोविजनिंग करना जरूरी था। इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर पर ऑलरेडी वो प्रोविजन स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आप लोग अभी उन प्रोविजंस को एक डेट ऑफ टाइम तक आप लोग शो नहीं करेंगे, बट बैंक ने आगे बढ़कर उन प्रोविजंस को यहाँ पर जनरेट किया और उसकी वजह से आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अदर इनकम जो है वो इस क्वार्टर में इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं आपको 553। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पीछे के 3 या 4 क्वार्टर में आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब प्रोविजन किया तो उसके बाद ये फिगर जो है ये आपको 845 करोड़ की नजर आ रही है। हालांकि बैंक ने किसी भी टाइम पर कभी भी इस बैंक ने लॉस आप लोगों को करके नहीं दिखाया है। ये बैंक जो है ये हमेशा ही प्रॉफिट में रहा है और बढ़ते हुए प्रॉफिट में रहा है। पेंडेमिक के दौरान या आप कहें कि जब से लॉकडाउन हुआ था तब जो प्रॉफिट डिक्रीज हुए थे वो उसके इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर से बढ़ना शुरू हो गए थे, और उसके बाद इन्होंने जो प्रोविजन किया है उसके बाद ये 845 करोड़ के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर भी सेम आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 517 करोड़, 550 करोड़, 920 करोड़ और दिसंबर 2020 में 630 करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.93% से घटकर 1.11%
यहाँ पर दिसंबर 2020 में रिपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप लोग नोट करें तो 1.93 के बाद ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग वे में ही आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको डिक्रीज करने के वजह से ही, ग्रॉस एनपीए के नंबर को डिक्रीज करने की वजह से ही आप लोगों को इसके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और 0.81% से दिसंबर में 0.26% का नेट एनपीए हमें नजर आ रहा है। बावजूद इसके इस शेयर के अंदर कोई मूवमेंट जो है वो 2 महीने के अंदर नजर नहीं आई है और फरवरी से लेकर ये शेयर अभी तक इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ, एक ही प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम बात करें कि बैंक की बैलेंस शीट किस तरह की है, तो रिजर्व बैंक ने 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 13,585 करोड़ कर दिए हैं। और बोरोइंग्स जो है, बोरोइंग्स में भी एक अच्छा बड़ा जंप है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर कोई शेयर से जुड़ा है या जुड़ने वाला है तो आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर नजर बना के रखनी होगी। और आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके रिजल्ट्स को भी बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बैंक की जो बोरोइंग्स है वो भी इंक्रीज होती हुई हमें दिखाई दे रही है और वो नंबर बहुत बड़ा है। 43,000 करोड़ के कंपैरिजन में मार्च 20 में 73,461 करोड़ का रिपोर्ट हुआ है। आगे हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग 40% है और यहाँ पर एक कमाल की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो ये है कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इस बैंक के अंदर लास्ट क्वार्टर से बढ़ाई है। हालांकि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने जून क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, जो कि एक चिंता का विषय है। फेयर एनालिसिस एंड ट्रू एनालिसिस जो है वो आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं होता। अगर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है तो ऐसा नहीं है कि बात करते समय मैं आप लोगों को प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में ना बताऊं और एफआईआई की होल्डिंग को हाईलाइट करके बताऊं। डेफिनेटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, ये एक चिंता का विषय है, और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। क्योंकि एफआईआई जो है वो पैसा तभी लगाते हैं जब उनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर कमाई का रास्ता दिखाई दे रहा हो। बहुत मोटी मोटी सी बात कि कमाई के लिए सब लोग मार्केट के अंदर हैं, तो एफआईआई अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो एफआईआई की इन्वेस्टमेंट के पीछे बड़ा रीजन जो है वो कमाई होता है। डीआईआई ने इसके अंदर 4.38% की होल्डिंग ली हुई है और उसके बाद पब्लिक के पास इसमें 20.43% की होल्डिंग है। तो एफआईआई और प्रोमोटर्स के पास मिलाकर 75% की होल्डिंग नजर आती है। अब हम इसको टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान से इस चीज को देखने समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक साल से इस शेयर को मेजर वे में नापने की कोशिश करें तो आपको ये इसी ट्रेंड लाइंस के बीच में चलता हुआ नजर आएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने मई में सपोर्ट लिया था, देन सितंबर में, और उसके बाद आपको ये कंटिन्यूअस जनवरी में, और अभी भी ये आपको इसी लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस चार्ट को समझने में। अभी जो करंटली इसका आरएसआई है वो 45.55 के पास है, यानी बुलिश जोन जो स्टार्ट होता है वो 50 के आसपास होता है और ये उससे जस्ट नीचे काम करती हुई आपको नजर आ रही है। अगर हम पीछे 2 महीने या 3 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट इस शेयर में आप लोगों को कोई बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिसंबर में जो है इसने डिप लगाया था और सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेकर इसने वापस एक अपसाइड दिखाया और फेब के मंथ से लेकर और अभी ऑलमोस्ट मार्च एंड के दिन तक ये जो है इसी रेंज के अंदर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो रेंज है 323 से लेकर 357 के बीच में। तो इतने नैरो रेंज के अंदर ये आपको कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी बड़ी वजह क्या है कि बंगाल और असम में इलेक्शंस का पीरियड स्टार्ट था। अब वहां पे इलेक्शंस जो हैं वो हो चुके हैं या ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं और उसका रिजल्ट आने वाला है
और इस वजह इस इलेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो इस बैंकिंग स्टॉक पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आया था, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया है। माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़े इस बैंक के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो फाइनेंसिंग में एनपीएस की चांसेस कम होती है, परसेंटेज जो है अमाउंट जो है वो कम होता है, लेकिन चांसेस जो है वो किस लिए बढ़ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कमिटमेंट कर देती है कि आप लोगों को बैंक का लोन पे करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को इसका वेवर मिल जाएगा। और इस वजह से कुछ लोग इंटेंशनली बैंक का लोन जो है वो डिफॉल्ट कर देते हैं, जिसका प्रेशर बैंक के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। हालांकि जब कोई बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग से जुड़ा होता है, यानी माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब बहुत ही छोटे छोटे लोन जो पे करते हैं किसानों को या बहुत ही लोअर लेवल पर दुकानदारों को या बाकी लोगों को, तो ऐसी कंडीशन में उन लोन्स के डूबने की चांसेस कम होती है अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। फिर भी बैंक ने बहुत अच्छे लेवल पर प्रोविजनिंग करके उस चीज को कंट्रोल किया हुआ है और बैंक का ग्रॉस और नेट एनपीए जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जबकि बंगाल और असम में इलेक्शंस का पीरियड ओवर हो गया है, तो अब आने वाले टाइम में आप लोगों को इस बैंक के अंदर अगेन एक बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखाई देने वाली है। अब मेरे ये बोलने के बाद कि एक बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखाई देने वाली है, तो आप लोगों को किस तरह से आगे मूव करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। बाकी अपनी एनालिसिस और अपना रिस्क असेसमेंट आप लोग खुद भी जरूर कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही आप लोग किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करें। जिन लोगों ने अपर लेवल पर इसको कहीं बाई किया हुआ है और वो लोग अभी इसके अंदर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि ये शेयर जो है ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, उनके लेवल पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि करंटली आप लोग इस शेयर के अंदर किसी तरह की बिकवाली करने की ना सोचें। आप लोग होल्ड कर चल सकते हैं। जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का विजन रखते हैं वो लोग 325 के लेवल को या 320 के लेवल को स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे अगर इसने वॉल्यूम्स के साथ किसी और वजह से मार्केट में एफआईआई की बिकवाली जो कि पीछे काफी टाइम से हफ्ते 10 दिन से आप लोगों को देखने को मिली थी और बहुत ज्यादा ब्लड बाथ देखने को मिला था, जहां पर कि लगातार एफआईआई ने मार्केट से पैसा खींचा था, ऐसी किसी सिचुएशन में आप लोगों को ये शेयर नीचे आता हुआ अगर दिखता है तो आप लोग 320 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग इस शेयर से निकलने का प्लान जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोग इस शेयर के अंदर बने रहते हैं तो क्या पोजीशन आप लोगों को अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो करंटली ये शेयर जो है ये आपको 360 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 360 से ऊपर ब्रेकआउट देता है और वहां पर सस्टेन करता है और ये शेयर जो है ये वहां पर आप लोगों को क्लोजिंग देकर रुकने में कामयाब हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर तेजी आती हुई दिखाई देगी और वो जो रैली है वो काफी बड़ी होने वाली है। और उस रैली की एक्सपेक्टेशन जो है वो अगर मैं एक साल का पीरियड आप लोगों को बताऊं तो वो तकरीबन आप लोगों को 500 के लेवल पर ले जाती हुई दिखाई देगी। 424 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो है ये शेयर आप लोगों को एक बड़ी जर्नी की तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ ही बाकी एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म ने किस तरह से इसके टारगेट अपडेट किए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर लेता हूं। तो बंधन बैंक के बारे में जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है उसके बाद मैं टारगेट आप लोगों के साथ क्विकली शेयर कर लेता हूं। तो बंधन बैंक जो है एक बार आप लोगों को फिर से क्विकली मैं बता दूं कि 2.25 करोड़ इसके कस्टमर हैं, 5302 इसके बैंकिंग आउटलेट हैं, 29 लैक्स प्लस बेनिफिशरीज हैं इसके CSR प्रोग्राम के। और इनके MD एंड CEO की स्टेटमेंट भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट अ बैंकर, आई लर्न फ्रॉम माई कस्टमर। तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोगों को ये बैंक जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि JM Financial मेंटेन्स बाय रेटिंग विद टारगेट ऑफ 535।
तो इसके इतने बड़े टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो है इस बैंक के साथ जो मेन इसका बर्डन था वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल और असम के इलेक्शंस ओवर हो गए हैं और बैंक जो है काफी लंबे टाइम से आप लोगों को कंसोलिडेशन फेज के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा था। तो इसके बाद इस बैंक में अब बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है और ये स्टॉक जो है ये अब आप लोगों को नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इसके अंदर जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 500 550 के लेवल के टारगेट जो बाकी एनालिस्ट आप लोगों को दे रहे हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और करंटली जो शॉर्ट टर्म के लिए इस बैंक के साथ जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से इसके अंदर आगे बने रह सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बट किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप लोग अपनी स्टडीज कंप्लीट करें और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और अपडेट्स जो है वो कभी भी मिस ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।